बंधुओं, इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। नमस्कार। और मैं जीवन की व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता भोजन वस्त्र मकान, द्वितीयक आवश्यकता चिकित्सा शिक्षा सुरक्षा और सम्मान, तीसरी आवश्यकता पानी बिजली परिवहन और संचार, इसकी भी विस्तार से आने वाली कड़ियों में चर्चा करूंगा। लेकिन आज इस बात की चर्चा करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था। उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि कुछ बड़े लोगों के जो नाम आते हैं उनका जन्म क्या हुआ, उससे आपको एक दिमाग में खाका बनता है। और वह यह है कि लक्ष्मी नारायण नेहरू जी का जन्म हुआ था 1802 में। उनके बेटे गंगाधर नेहरू जी का जन्म हुआ 1827 ईस्वी में। ए.ओ. ह्यूम जी का जन्म हुआ 1829 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ 1856 ईस्वी में। मोतीलाल नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक ही वर्ष 1861 में जन्म हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 1866 में हुआ। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना जी का जन्म एक वही वर्ष 1875 में हुआ। 1888 में जवाहरलाल नेहरू जी का, 1889 में केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म हुआ। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के पहले लक्ष्मी नारायण नेहरू जी अंग्रेज रियासत में पेशकार हेड क्लर्क जैसे पद पर थे और वे हेड क्लर्क के पद पर रहते हुए बहुत सारे आईसीएस अफसरों से उनके बड़े निकट के साहचर्य संबंध थे। उसी संबंध में ए.ओ. ह्यूम से भी उनका निकट का संबंध था। ए.ओ. ह्यूम उनके पुत्र की आयु के थे, इसलिए गंगाधर नेहरू का संबंध और मित्रता ए.ओ. ह्यूम से बहुत प्रगाढ़ हो गई। और उस प्रगाढ़ता के कारण ही 1854 में दिल्ली सल्तनत का कोतवाल ए.ओ. ह्यूम उनको बनवा पाने में सफल हो गए। आप क्या भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए कि गंगाधर नेहरू यानी लक्ष्मी नारायण नेहरू के पुत्र गंगाधर नेहरू जी के पुत्र मोतीलाल नेहरू जी स्वयं 3 भाई और 2 बहन, कुल 5 लोग थे। मोतीलाल नेहरू जी उसमें 5वें नंबर पर थे। ए.ओ. ह्यूम और गंगाधर नेहरू जी की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ थी। गंगाधर नेहरू जी 34 वर्ष की आयु में दिवंगत हो गए। उनको बीमारी हुई और उस बीमारी के कारण चल बसे। उनसे पारिवारिक संबंध ए.ओ. ह्यूम का था। उनके जाने के बाद मोतीलाल नेहरू जी का जन्म हुआ। ए.ओ. ह्यूम जी की देख रेख और परवरिश में उन्हीं के द्वारा उनका भरण पोषण पालन आदि किया गया। उनकी निगरानी, उनका संरक्षण था। यह जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये सवाल अंग्रेज रियासत के मन में आया कि यदि विद्रोह शुरू हुआ है तो आने वाले समय में और जोर पकड़ेगा और ये हो सकता है कि हमको यहाँ देश छोड़कर भागना पड़े। इस नाते कुछ ऐसी योजना रचना बनाई जाए जिस योजना रचना के कारण हम यहाँ लंबे समय तक सरवाइव कर सकें, इस देश पर हुकूमत कर सकें। ए.ओ. ह्यूम ने यह विषय लेकर गंगाधर नेहरू जी से डिस्कशन किया, चर्चा किया। तो उस चर्चा में जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष में यह निकला कि ऐसा अगर रोकना है तो एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिस संगठन में अंग्रेजों का हित सुरक्षित हो। वह संगठन अंदर से तो अंग्रेज यहाँ हुकूमत कैसे करते रहें इसके लिए काम करे, लेकिन बाहर से वो ये दिखाई पड़े कि वास्तव में वह देश के साथ खड़ा है और देश के लोगों के साथ खड़ा है। चूंकि ऐसा करने के लिए कुछ ऐसे अति विश्वसनीय लोग चाहिए थे जिन पर भरोसा 100% करके ए.ओ. ह्यूम जैसे लोग इसको आगे बढ़ा सकते थे, इसको आगे चला सकते थे। और इसलिए मोतीलाल नेहरू पर उनका बहुत भरोसा
हो सकता था, लेकिन उनकी आयु बचपने की थी, उनके ऊपर बढ़कर उनके सहारे आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। अगर वो था उनकी उम्र अधिक होती, वयस्क होते, तो शायद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1862, 63, 64, 65 में भी हो गया होता। उनके बड़े होने की प्रतीक्षा की गई। 1880 आते आते सर सैयद अहमद जी को भी अपने साथ जोड़ पाने में ये सफल रहे। फिर कार्ल मार्क्स से 1882 ईस्वी में ये लोग मिले, कई बार प्रयत्न किए। 1882 में उनसे चर्चा वार्ता किया। चर्चा वार्ता में कार्ल मार्क्स ने सुझाव दिया कि भारत में एक ऐसा कांग्रेस नाम का संगठन होना चाहिए जो इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। एओ ह्यूम ने उनसे कहा कि भारतीय नामक शब्द से भारत के लोग ज़्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस संगठन का नाम रखेंगे। ये सब बातें तय हो गई। 1883 में कार्ल मार्क्स दिवंगत हो गए, उनका अवसान हो गया। लेकिन ये तय हुआ कि 1885 ईस्वी में एक अधिवेशन पूना में होगा और उस अधिवेशन में यह संगठन पूरी तरह स्वरूप ग्रहण करेगा। पूना के बजाय हैजा टाउन का बहुत ज़्यादा प्रकोप उस समय हुआ करता था, इसलिए लॉर्ड डफरिन वायसराय मुंबई में थे। लॉर्ड डफरिन से चर्चा वार्ता करके इन लोगों ने तय किया कि वह अधिवेशन पूना के बजाय मुंबई में होगा। जब ये लोग उस अधिवेशन की मांग करने के लिए, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, अधिवेशन करने के लिए अनुमति पत्र पर स्वीकृति लेने लॉर्ड डफरिन के पास गए, तो लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम, मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि को चाय, कहवा, कॉफ़ी, स्नैक्स आदि खिलाकर मुस्कराते हुए अनुमति दिया। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। पहला सवाल ये कि 5 लोगों में मोतीलाल नेहरू जी आखिरी थे। उनके भाई नंदलाल बोस सर्वाधिक प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे अपने समय में। मोतीलाल नेहरू जी ने तो इतना बड़ा वकालत का काम नहीं किया, पढ़े जरूर थे वकालत, लेकिन नंदलाल नेहरू जी ज़्यादा वकालत के विषय में जानकारी थी। इलाहाबाद में, कानपुर में, कई स्थानों पर उन्होंने वकालत किया था। इन लोगों के बजाय उन चारों की कहीं चर्चा नहीं होती। सामान्यतया पढ़े लिखे लोग भी बहुतायत में नहीं उनको जानते, मोतीलाल नेहरू जी को ही केवल जानते हैं। यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। दूसरा यक्ष प्रश्न है कि लॉर्ड डफरिन मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक आनंद से अनुमति देता है। जिसके विरुद्ध आप लड़ने जा रहे हैं उसी से अनुमति लेने जा रहे हैं, और खुशी खुशी वो लड़ने के लिए अनुमति आपको दे रहा है। यह कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ही नहीं खड़ा होता, बल्कि 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुए अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की। नाम उनका व्योमेश चंद्र बनर्जी था, लेकिन एओ ह्यूम जी के प्रभाव में वे पहले ही मतांतरित हो चुके थे। एओ ह्यूम की अध्यक्षता में वो अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एओ ह्यूम बने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की और एओ ह्यूम ने पहले अध्यक्ष बने। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1847 में देश का विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद वह पाकिस्तान दूसरा देश बना, भारत अपना देश कहलाया, हमारा आपका देश कहलाया। इस नाते हम एओ ह्यूम के विषय में खराब बातें सोच सकते हैं, उनका देश विरोधी उनको करार दे सकते हैं, उनके बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मकता जो परिणाम में दिखती है, एओ ह्यूम कारण आप खोजेंगे तो एओ ह्यूम स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से ज़्यादा योगदान उनका था जवाहरलाल नेहरू जी की तुलना में। और मैंने पहले जन्मतिथि बताया, 13 वर्ष आयु में बड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जवाहरलाल नेहरू जी से। इन दोनों महापुरुषों का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू जी से, जवाहरलाल जी से अधिक था।
लेकिन इंस्टिगेट करके A.O. ह्यूम जी को और सर सैयद अहमद जी को देश का बंटवारा हो, इसके लिए तैयार किया गया। और A.O. ह्यूम जी द्वारा सर सैयद अहमद जी के माध्यम से आज के जो इरफान हबीब जी हैं, इनके ग्रैंडफादर मोहम्मद समीम जी, वो भी बहुत बड़े वकील थे उस समय के, और सर सैयद अहमद जी के साथ उनका उठना बैठना था। इन लोगों को इतना कन्विंस किया, इतना प्रभावित किया कि 1888 में ही ये मांग करने लगे ये लोग कि हम लोगों का हित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है। और यह भी मांग प्रायोजित तरीके से उनसे कराई गई, और मांग कराने के साथ ही जो भी घटनाएं क्रमशः घटित हुई, 1898 में सर सैयद अहमद जी का तो देहावसान हो गया। बहुत लंबा, हम इतिहास की इन सारी बातों की तफसील से चर्चा यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन संक्षेप में जो संकेत मैं आपको देना चाहता हूँ, 1898 में तो चले गए, लेकिन मोहम्मद समीम जी और मोहम्मद अली जिन्ना जी को A.O. ह्यूम जी के देख रेख में उनके अनुसार ही कार्य करने के लिए प्रेरित करके चले गए। और प्रेरित करके चले तो गए, लेकिन इन लोगों ने अपना कार्य आगे जारी रखा, और जारी रखते हुए इन लोगों ने मदन मोहन मालवीय जी का और उस समय के जितने भी महापुरुष थे, बाल गंगाधर तिलक जी, गोखले जी, पटेल जी, इन सब लोगों का क्रमशः विरोध भी समय समय से इन लोगों ने करना शुरू किया। मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई। बहुत सारे इन लोगों के पत्रकार वार्ता लाहौर में, कराची में, दिल्ली में, अन्य अनेक स्थानों पर, मुंबई में हुए। इन सब के बावजूद 1813 में गीतांजलि का प्रकाशन हुआ। 1913 में गीतांजलि का प्रकाशन हुआ। 1912 में A.O. ह्यूम दिवंगत हो गए। 1913 से लेकर 1920 तक स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विरुद्ध 7 याचिकाएं, उनको जेल में डाल दिया गया। उनको छोड़ाने के लिए 7 याचिकाएं दाखिल हुई। उस याचिका को दाखिल कराने वाले सरदार बाल गंगाधर तिलक जी थे। उसमें बहुत सारी भूमिका सरदार पटेल जी ने भी अदा किया था। 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी का देहावसान हो गया। 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले जी का देहावसान हो गया। महात्मा गांधी जी 1914-15 में हिंदुस्तान आ गए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न और भी है, इतिहास में गरम दल और नरम दल की वास्तविक तस्वीर कोई नहीं थी। जिस गरम दल और नरम दल बनाकर गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जी को 2 खेमों में खड़ा किया जाता है, इस तरह की कोई वास्तविकता नहीं थी। उन दोनों लोगों का इतना निकटवर्ती साहचर्य और संबंध था कि उस निकटवर्ती साहचर्य और संबंध में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर इस तरह का विरोध और गतिरोध होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं थी। हेडगेवार जी 1889 में पैदा हुए थे। चूंकि वे भी महाराष्ट्र के थे, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जी के दूर से बहुत निकट के, दूर के रिश्ते के माध्यम से बहुत निकट के संबंध थे, निकट से जुड़ गए थे उन लोगों से। और जुड़ने के कारण ये सारा जो खेल और गतिविधियां संचालित हो रही थी, दिखाई पड़ रही थी। 1917 में रूसी क्रांति हुई। 1917 में ही इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ। 1920 में ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। 1915 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। 1915 में ही जो लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वो अधिवेशन बनारस में होना था। मोतीलाल नेहरू जी ने उसके पूरे कार्य की जिम्मेवारी मोहम्मद इरफान हबीब जी के ग्रैंडफादर को दिया था, और उस ग्रैंडफादर ने उसका पूरा संयोजन किया था। और उस संयोजन में लखनऊ में द्विराष्ट्रवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। ये सब चीजें ठीक से देख रहे थे, क्योंकि 1817 में कलकत्ता में MBBS की पढ़ाई करने के लिए हेडगेवार जी गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत सारी गतिविधियों को मदन मोहन मालवीय जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और उस कालखंड के बहुत सारे नेता, ये लोग 1911, 12, 13, 14, 15 में
कलकत्ता में और 1920 तक लगातार इन लोगों की गतिविधियां संचालित होती रहती थी, चलती रहती थी। शांति निकेतन गोपाल कृष्ण रविन्द्रनाथ टैगोर जी का केंद्र, उसका आश्रय बहुत बड़ा हुआ करता था, इन लोगों के निकट संपर्क में थे। हेडगेवार जी ये सारे समीकरण, सारी बातें ठीक से समझ पाने में सफल हुए। उन्होंने तय किया कि हम एक ऐसा संगठन खड़ा करेंगे जो 100% भारत और भारत के लोगों के बारे में विचार करेगा, सोचेगा, सर्व समाज की बात करेगा, सबको एक साथ बैठकर और देश के हित में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और इस प्रक्रिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधारभूत सदस्य होने के बाद भी उसकी सदस्यता से उन्होंने त्यागपत्र दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1925 में उन्होंने गठन किया और गठन करने के बाद बहुत सारी गतिविधियां निरंतर आगे बढ़ती ही नहीं गईं। 1931 में ही पहली बार संघ पर प्रतिबंध लग गया। इससे प्रमाणित होता है कि 1925 से या उसके पृष्ठभूमि में हेडगेवार जी और उनके लोगों के द्वारा कार्य कितना घनीभूत, कितना सघन और कितना तेजी से चल रहा था। 1931 में ही लाल बाल पाल की फांसी हो जाती है। देश के बहुत सारे 1931 के आखिर में ही मोतीलाल नेहरू जी का देहावसान भी होता है। बहुत सारे अधिवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कार्य कर रहे थे। उन लोगों ने कभी भी इन जो नौनिहाल थे, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर रहे थे, इनको लेकर इनके पक्ष में कोई भी मुकदमा आदि करना, इनके पक्ष में लड़ना उचित नहीं समझा। कांग्रेस में अघोषित तौर पर दो प्रकार के लोग जरूर थे। एक वे जो वास्तव में अंग्रेजों के हितों के लिए कांग्रेस में काम कर रहे थे, और एक वे लोग जो इनोसेंट थे, निर्दोष थे, वो ये मानकर कांग्रेस में काम कर रहे थे कि वास्तव में देश के हित में, देश को आजाद कराने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काम कर रही है। और इस नाते जो लाल बाल पाल थे या क्या कहते हैं, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, लाल बाल पाल नहीं, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की 1931 में फांसी हुई और उस फांसी के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए कोई अधिवक्ता आगे नहीं आया। और आगे जब नहीं आया तो स्थिति क्या होती है वो सबके सामने है। देश के बहुत सारी चीज़ें सबके सामने हैं, और वो सामने इसलिए हैं कि मदर टेरेसा 1927 में भारत आई, 1910 में पैदा हुई, 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी का उनका कलकत्ता में पहली भेंट हुई। वो हिंदुस्तान आती हैं, सबसे पहले वो सिलीगुड़ी जाती हैं, उत्तर बंगाल में जाती हैं, बंगला सीखती हैं। बंगला सीखकर वो पूरे बंगाल, तत्कालीन बंगाल का सघन प्रवास और भ्रमण करती हैं। 1947 में जब देश आज़ाद होता है, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री उनको भारत की नागरिकता दिलाते हैं। नागरिकता ही नहीं दिलाते हैं, उनके द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना होती है, और मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना का अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर कलकत्ता में बना दिया जाता है 49 में। इसी तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है अमेरिका में, लेकिन उसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर शिफ्ट करके 1877 में आंध्र प्रदेश के आरडीआर में बना दिया जाता है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। वो भी किन लोगों के द्वारा कैसे प्रायोजित था, कैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, भारत में उसका केंद्र कैसे बनाया गया, और क्या क्या रचना और चक्रव्यूह चलाया गया, और उस चक्रव्यूह के कारण देश कहां से कहां कैसे खड़ा हुआ। बहुत सारे प्रश्न आगे और खड़े होंगे। उन प्रश्नों का हम समाधान, उन प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताएंगे। और बताते बताते इस प्रश्न के साथ यह भी बता दें कि भारत में देश आज़ाद होने के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति पर, विदेशी नीति पर चलने के लिए हम आगे बढ़े। दूसरा, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने देश में लागू किए। इन दोनों की भारत की तत्कालीन परिस्थिति में कोई आवश्यकता नहीं थी, ये दोनों अदूरदर्शी निर्णय थे। कल तीसरे श्रृंखला में, तीसरी कड़ी में हम एक और प्रश्न के साथ
लेकिन ये सभी प्रश्न आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।